पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग मतलब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है ना, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड पढ़ चुके हैं। अब जो है उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा? तो चलिए उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। लेकिन अगर हमको लौटने का भी व्यवस्था हो तब सोचो तो पार्टिकल आगे गया और फिर वापस लौट रहा है, तो वापस जब लौटेगा तब तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो बोलेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। यानी स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी अगर लौटने का भी है, वापस भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, तब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये बताना था कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या सेम डायरेक्शन पे होगा? देखो अगर कहीं भी देखोगे इस पॉइंट पे मान लो देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन ये होगा, ये होगा। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो जाहिर है अलोंग द टेंजेंट होगा। ठीक ना, देखो यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा। लेकिन क्या ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई जगह यहाँ इस पाथ पे है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो? तो हाँ है। कहाँ पे है? तो देखो जी, अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो उसका भी डायरेक्शन यही होगा। यानी इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या इसको सिंपल अगर बोले तो बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहते हो तो इसको dv/dt लिख दो। देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहते हैं तब क्या होगा? तो बोलेंगे एवरेज का मतलब हुआ कि डेल्टा v/Δt। अब डेल्टा v/Δt का क्या मतलब है? तो बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब टोटल टाइम को यहाँ t बोले हैं, यहाँ उसी को डेल्टा t बोले हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी को v बोल दिए, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल दिए, डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे कोई पूछे v क्या है तो ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब चलिए, और t तो टाइम है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, t तो टाइम है। अब देखिए ये हम लोग पढ़े कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो चलिए, जाहिर है अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इस पे आते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा। तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो आगे की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम जो है वो दे दिया है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डेल्टा v/Δt होगा। और डेल्टा v का मतलब आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है? तो 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 और किधर? तो i, इस डायरेक्शन को i कैप बोलते हैं, माइनस ये देखो 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और किधर है? तो i कैप डिवाइडेड बाय टाइम है 4 सेकेंड। देखो तो इसको अगर घटाएंगे तो ये 20 i कैप डिवाइडेड बाय 4, तो ये 5 i कैप हो गया क्या?
इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और किधर है तो एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसी को स्पीड बोलते हैं, तो अगर स्पीड बढ़ रहा हो तब जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इसको हम जो है वो लिख भी देते हैं। आप इसको कह सकते हैं when a particle follows a straight line path with increasing speed, then direction of acceleration will be along the direction of velocity, तो चलो इसका मतलब हम लोग एक बात तो समझ गए। क्या समझे? तो बोलेंगे अगर स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड जो है हर सेकंड बढ़ते जा रहा है, तब एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। देखो बार बार हम बोल रहे हैं वेलोसिटी और स्पीड, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, अगर सीधा जा रहा है आगे की ओर तो मतलब तुम इसको स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, बात बराबर है। डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, हाँ डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जाहिर है यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में आया है। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझिए एग्जाम्पल 1 था, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए जी, अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर आगे तो पार्टिकल जा रहा है लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड ना हो करके डिक्रीजिंग स्पीड है। मान लो शुरू में जो वेलोसिटी है, एग्जाम्पल नंबर 2, शुरू में वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़े हैं वो तो यही पढ़े हैं कि चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और डेल्टा v का मतलब पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, और ये भी आप कह सकते हैं कि v माइनस u बाई टी। तो चलो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी देखो 5 मीटर पर सेकेंड है, और किधर तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर में। तो चलो लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 5 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी देखो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम तो 3 सेकेंड है। तो देखिए, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं माइनस 15 आई कैप डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 आई कैप आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक ना। देखो एक्सेलरेशन इससे पहले भी लिखे थे, तो उसमें इसका यूनिट थोड़ा देख लीजिएगा, अगर गलती हुआ होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ देखो इसको आप लिख सकते हैं ना 5 माइनस आई कैप, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डायरेक्शन किधर है तो माइनस आई कैप, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो चलो ये बात भी आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें समझना क्या है, तो समझना ये है कि अगर स्पीड घटते जा रहा हो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटते जा रहा हो, तब क्या होगा, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आया। समझ गए? वेलोसिटी अगर बढ़ रहा हो तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन वेलोसिटी अगर घट रहा हो स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इस एग्जांपल को भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे व्हेन पार्टिकल फॉलोज a straight line path with decreasing speed, then acceleration is
डायरेक्टेड, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्टेड opposite to velocity, opposite to velocity, opposite to the direction of velocity, direction of velocity। तो चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा हो और डिक्रीजिंग स्पीड हो, तब जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द, ठीक ना, ये तो हम लिखे थे, देखो ये इधर था जी, ये डायरेक्टेड था, ठीक है, मतलब तो आप समझ गए हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, अब फिर आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम आपको बोल रहे हैं, उसको आप खुद सोच के बताइएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, मान लो पॉजिटिव एक्स में, जैसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन था इंक्रीजिंग स्पीड में, तब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में हुआ, लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी हुआ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ना वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, ना वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो? तो चलो उसको देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स ड्यू ईस्ट with velocity 10 meter per second, then it takes left turn and moves due 60 degree north of east with the same magnitude of velocity, तो कह क्या रहा है? कह रहा है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंडिकेट करो। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो ईस्ट की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब जो है वो लेफ्ट टर्न लिया है और 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तब कह रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले ये सोचो कि 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा था और फिर 10 ही मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? तो बोलेंगे हाँ वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो क्यों चेंज हुआ है? तो बोलेंगे डायरेक्शन चेंज हुआ है। कैसे? तो बोलेंगे पहले जा रहा था ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से, अब लेफ्ट टर्न लिया है और इधर चला गया है। देखो ध्यान से, अब जो है वो इधर चला गया है और इधर भी जो जा रहा है वो 10 ही मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो जाहिर है इसको अगर V1 बोलेंगे तो इसको V2 बोलेंगे, और V2 हो चाहे V1 हो, दोनों तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? तो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को? तो देखिए इसको दो मेथड से हम बता देते हैं। एक मेथड है वेक्टर मेथड और दूसरा है कि आप इसको मैथमेटिक्स से भी बना सकते हैं। तो पहला वेक्टर मेथड से सोचते हैं। तो हम लोग तो एक्सेलरेशन क्या जानते हैं? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ V2 है और माइनस V1 और डिवाइडेड बाई टाइम, हमको यही एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इसमें टाइम का तो चर्चा किया नहीं है। हाँ इतना तो तय है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसको डिस्कस करते हैं इसको मिटा करके अच्छे से। पहली बात तो ये है कि आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो उसको हम नोट में करके यहाँ पे लिख देते हैं। क्या? तो बोलेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड along the direction of change in velocity। चलो इस बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अभी जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि ईस्ट में जा रहा है एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से, अब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ठीक है,
अब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्यों? क्योंकि हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो तो डेल्टा v बताता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और डेल्टा v का मतलब समझते हैं फाइनल वेलोसिटी जो कि v2 है माइनस v1 और डिवाइडेड बाई टी। अब देखो जी, टाइम का तो यहाँ कोई जरूरत है नहीं, हमको तो डेल्टा v का डायरेक्शन चाहिए, डेल्टा v किस डायरेक्शन में है, तो वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। अब डेल्टा v का डायरेक्शन कैसे निकालें? तो आप क्या करिए कि v2 लिखिए, v1 लिखिए और दोनों को घटा दीजिए। तो चलिए v2 और v1 को लिखते हैं। तो जाहिर है आपको तो पता है कि ये जो v2 है वो 60 डिग्री के एंगल पे है, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हम v2 का कंपोनेंट ब्रेक करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो चलो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए v2 को लिखते हैं। तो लिखेंगे v2 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस v2 साइन 60 डिग्री जे कैप। तो माइनस v1 भी कर लो, माइनस v1। तो v1 कितना है? तो बोलेंगे वो तो 10 है आई कैप, 10 आई कैप। तो चलो अब एक्सेलरेशन देखते हैं कितना आता है। तो v2 जो है वो तो 10 cos 60 हो गया 1/2 और किधर? तो आई कैप प्लस v2 है 10 और साइन 60 होता है √3/2 किधर? तो जे कैप। अब चलो माइनस यहाँ देखो 10 आई कैप, v1 का वैल्यू है 10 आई कैप। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस इसको देखो काटो तो ये हो जाएगा 5√3 जे कैप। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा माइनस 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। देखो जी एक्सेलरेशन का वैल्यू यही आया है, मतलब अगर आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं -5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर अंडर रूट। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें टाइम नहीं दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो है कि v2 माइनस v1 जो है वो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, है ना? जैसा कि ऊपर में लिखे हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो वैल्यू आपको आया है वो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम से डिवाइड करेंगे तब जाकर के आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जरूर बता देगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे देखें? तो बोलेंगे tan थीटा निकालो, तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो 5√3 डिवाइडेड बाई 5 यानी -5। तो 5 से 5 कट गया यानी -√3 मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री किधर होगा? तो बोलेंगे 60 डिग्री जो होगा वो किधर होगा? तो जाहिर है अगर हम ऐसे बनाए, देखो जी x जो है वो मेरा निगेटिव है और y मेरा पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा यानी डेल्टा v का डायरेक्शन है जो वो इधर होगा, डेल्टा v का डायरेक्शन इधर होगा। तो डेल्टा v का डायरेक्शन अगर इधर होगा यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही है। और 60 डिग्री एंगल किसको बोले? तो बोलेंगे 60 डिग्री एंगल ये है, जाहिर है ये वाला एंगल तो 60 होगा नहीं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए सेकंड मेथड से बताते हैं, वो और भी आसान लगेगा। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अभी अभी पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो जैसे v1 इधर है, कितना है? तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब v2 इधर है, ये भी कितना है? तो 10 मीटर पर सेकेंड। और हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी एक्सेलरेशन तो ये होता है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन बताता है? तो यही डेल्टा v बताता है। तो डेल्टा v का मतलब क्या है? तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1, यही हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताएगा। तो v2 में से v1 को घटाना है, तो v2 तो इधर है, अब v1 इधर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना v2 प्लस माइनस v1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो वही करते हैं, v2 में माइनस v1 को ऐड करते हैं। तो v2 किधर है जी? तो इधर। अब v1 इधर है तो माइनस v1 किधर होगा? तो बोलेंगे माइनस v1 जो होगा वो तो इधर होगा, माइनस v1 इधर होगा। अब ऐड करना है किसमें? तो बोलेंगे v2 में, किसको? तो माइनस v1 को। तो कैसे ऐड करते हैं याद करिए। तो हम लोग जानते हैं ना कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखो, तो एक वेक्टर का हेड तो यहाँ है और दूसरे वेक्टर का टेल जो है वो यहाँ है, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, यानी कि ये जो है v1 वो इधर हो गया, v1 यही हो गया v1। ध्यान से देखिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो तो यही डेल्टा v हो जाएगा, डेल्टा v यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब तो बोलेंगे देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
ये समझो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है, मतलब ये वाला लेंथ अगर 10 मीटर पर सेकंड तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ठीक सेम है। तो क्या होगा, तो बोलेंगे इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो बचा हुआ कितना है, तो बोलेंगे ये 60 है, तो ये दोनों मिला के 120 है। आइए आमने सामने का एंगल जो है, इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, तो ये भी कितना होगा 60 और ये भी कितना होगा 60, समझ रहे हो ना। ये 60 है तो, और ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होने के कारण इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और ये दोनों मिला के 120 है, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा 60-60। तो सोचो ये 60 ये 60, तो ये कितना, तो बोलेंगे ये भी 60। तो ये जो डेल्टा भी आया है, या कहो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन आया है, क्योंकि डेल्टा भी जो है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है। तो बताओ तो डेल्टा भी किधर है, तो बोलेंगे ये जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है, और किधर, तो बोलेंगे नॉर्थ ऑफ, इसको कौन सा एंगल बोले जी, तो बोलेंगे कि इस डायरेक्शन को आप क्या बोलिएगा, तो बोलेंगे डेल्टा भी, और कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से एंगल बना रहा है, तो डायरेक्टेड अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एक बात और समझो, क्या, तो बोलेंगे देखो जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, जाहिर है ये एंगल तीनों का सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यानी डेल्टा भी का जो वैल्यू है, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दें, तो बोलेंगे नहीं, वो बोलना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं, तो बोलेंगे इसमें टाइम नहीं दिया है ना, टाइम से डिवाइड करेंगे। अब जाहिर है इधर तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब फिर इधर मुड़ गया, इधर भी मतलब जो जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, तो जाहिर है कितने सेकंड में यहाँ पहुंचा है, अब वो टाइम नहीं दिया है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना था, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो इधर होगा। अब इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल अपने मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तब बोलेंगे कि ना ही ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और ना ही वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो किधर है, तो बोलेंगे किसी और डायरेक्शन में है। यानी कि हम लोग ये सीखे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, हो सकता है वो किसी और डायरेक्शन में हो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ठीक ना। तो इस बात को अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अब कुछ टाइप को चेंज कर रहे हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि मान लो कि एक केस इस तरह का है, एक बॉल है जो कि ऊपर फेंका गया है, हवा में फेंका गया है इस तरह से, और ये जो बॉल है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। किसी समय ये पॉइंट बी पे है, ठीक ना, ए पॉइंट से फेंका गया है, अब बी पॉइंट पे पहुंचा, और फिर जो है कुछ समय के बाद ये सी पॉइंट पे पहुंचा। तो आप ये बताइए कि बी से सी तक आखिर गया कैसे, क्यों गया बी से सी तक। तो आप बोलिएगा सर आप फोर्स लगाए हैं, तो ठीक है यहाँ पर तो फोर्स लगाए हैं और वो फोर्स mg से बड़ा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है। अब ठीक है, अब एक बात और सोचिए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, यानी स्पीड इसका बढ़ेगा कि घटेगा। तो बोलेंगे देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो ये तो हम लोग देखते ही हैं या जानते ही हैं कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है उसका स्पीड घटते जाता है, और घट करके कहीं मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो आखिर ये जीरो हुआ क्यों, तो बोलेंगे ऐसे कि हम लोग जो फेंके थे बॉल को, तो जाहिर है हम लोग फोर्स लगाए थे, अब फोर्स के कारण वो फोर्स mg से बड़ा था, तो ये बॉल ऊपर की ओर गया, और जैसे जैसे ही मेरे हाथ से निकला बॉल, तो अब मेरा इस पर से खत्म हो गया, मेरा मतलब अब प्रभाव खत्म हो गया। मेरा काम था सिर्फ बॉल को फेंकना, यानी इनिशियल वेलोसिटी देना। अब जो ये ऊपर जा रहा है वो उसी वेलोसिटी के कारण जा रहा है, लेकिन जैसे ही बॉल हवा में गया तब इस बॉल पे तो सिंगल फोर्स लग रहा है, वो है mg। जाहिर है mg हमेशा डाउनवर्ड की ओर लगता है, जो अर्थ लगाती है हर ऑब्जेक्ट पे, और अर्थ जो लगाती है फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे उसको बोलते हैं ग्रेविटी, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण फोर्स जो लगता है वो m इंटू जी होता है। तो सोचो, तो आप ऐसे समझिए, कोई मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही कोई ऑब्जेक्ट है और ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से,
इसको कोई पीछे खींचने लगे तो इसका स्पीड घटेगा कि नहीं? तो बिल्कुल घटेगा। तो वैसे ही इस बॉल को आप कुछ वेलोसिटी से फेंक दिए, मान लो u वेलोसिटी से, इस पर हमेशा एक नीचे फोर्स लगेगा, तो जाहिर है इसका वेलोसिटी घटते जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन बात अगर करें b से c क्यों गया, तो जाहिर है इसको जो वेलोसिटी मिला था वो वेलोसिटी के कारण ही ऊपर गया है, मतलब इसका इनर्शिया जो था वो मोशन था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, यानी ये मोशन में था तो मोशन में रहना चाह रहा था, इसलिए ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन इस पर हमेशा एक mg फोर्स लग रहा है, उसके कारण इसका वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका घटते जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कि इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा और किधर होगा, तो चलिए हम लोग सोचते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सोचो, तो मास अगर पॉजिटिव है तो आप जानते हैं ना कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इस बॉल पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो इस बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा? तो डाउनवर्ड में ही होगा। और एक्सेलरेशन होगा कितना? तो क्या ऐसे बोल दें कि फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे करके निकालें? तो बोलेंगे नहीं, वो ऐसे नहीं निकलता है। जब भी बॉल हवा में हो, जब भी बॉल हवा में हो, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के हेल्प से निकालेंगे। अब फोर्स जिधर लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, और कितना होगा? तो बोलेंगे इस पर हमेशा, जैसे ही मेरे हाथ से ये बॉल निकला तो इस पर हमेशा एक फोर्स लग रहा है, और वो है mg के इक्वल, ठीक ना? चाहे कहीं भी बॉल हो, चाहे जैसे ही बॉल हाथ से निकला तो बॉल चाहे किसी भी हाइट पे हो, या बॉल चाहे ऊपर मैक्सिमम हाइट पे हो, चाहे बॉल नीचे आ रहा हो, बॉल चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे आ रहा हो, चाहे अपने मैक्सिमम हाइट पे हो, बॉल पे हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितने के इक्वल है? तो बोलेंगे mg के इक्वल है। तो सोचो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अब फोर्स लग रहा है बॉल पे कितना? तो mg के इक्वल। तो m इंटू a, देखो m से m कट गया, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कितने के इक्वल आ गया? तो g के इक्वल आ गया। और g क्या होता है जी? तो g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बात को समझिए, यानी हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि एक्सेलरेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम करके निकालेंगे। हाँ, वो निकालेंगे कब? जब कोई ऑब्जेक्ट, मतलब किसी सरफेस पे, किसी अर्थ सरफेस पे या किसी प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, तब हम लोग एक्सेलरेशन वैसे निकालेंगे। लेकिन जब बॉल हवा में हो तो उस मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन जो होगा वो जाहिर है g के इक्वल होगा, ठीक बात। अब किधर होगा? तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो, बॉल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? तो बोलेंगे फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में होगा। और कितने के इक्वल होगा? तो g के इक्वल होगा। और g का वैल्यू आप जानेंगे कि फिक्स होता है कितना? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, या इसी को g का वैल्यू जो है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोला जाता है, या g का वैल्यू अगर फीट में देखें तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो देखिए, ये हम लोग ये पढ़े कि एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक्सेलरेशन में हम लोग शुरू में पढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे देखते हैं? तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वो तो हम लोग उसका एग्जांपल ले लिए, है ना? 3 एग्जांपल लिए थे, जिसमें एक में इंक्रीजिंग स्पीड था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में था, डिक्रीजिंग स्पीड था स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी था। और अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को फिक्स रखें और डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ और डायरेक्शन में होगा, तो वो भी एग्जांपल ले लिए। अब एक और एग्जांपल लिए कि अगर बॉल को हवा में फेंकेंगे तब एक्सेलरेशन कितने के इक्वल होगा? तो g के इक्वल होगा। और ये भी आप जान जाइए कि g का वैल्यू फिक्स है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है तो हर एक सेकंड में, मतलब पहला सेकंड में अगर इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा सेकंड में इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा, तीसरा सेकंड में भी इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, यानी चौथा सेकंड में भी इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
तब हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा हो, मतलब पहला सेकंड मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरा सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है, तीसरा सेकंड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, चौथा सेकंड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो बोलो हर एक सेकंड में इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। कोई पूछेगा कितने से बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब जैसे लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, तो आप इसको ऐसे पढ़िए, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है। यही अगर माइनस रहता तो बोलते हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से घट रहा है, तब वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी ही होगा, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होगा। मतलब देखो अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको जो है आप समझने का कोशिश करिए। देखो एक चीज और समझिए, वो हम उस समय बताना थोड़ा भूल गए, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। जैसे डिक्रीजिंग स्पीड था तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था -5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। जब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, बोलेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड opposite to the velocity then it is called retardation। मतलब कि एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो तो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात उसी समय लिखना चाहिए था, लेकिन मान लो अभी बता दिए हैं तो वो भी कुछ गलत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हुआ तो जाहिर है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट हुआ तो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग हवा में फेंक के बॉल को ले चुके हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई बॉल को अगर हम मान लो इस तरह से प्रोजेक्ट किए, ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से यहाँ पे कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं बॉल को, तो बॉल जो है जाहिर है कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए वो इधर ड्रॉप होगा, अर्थ सरफेस पे ड्रॉप होगा। ठीक बात। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी u दिए हैं और इधर से फेंकने के बाद बॉल कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा, तो सोचो तो जब तक मेरे हाथ में था तो क्या होगा, तो बोलेंगे हाथ में जब था तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या था, बोलेंगे जब हाथ में था तब तो रेस्ट में था, तब एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगा, वेलोसिटी भी जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो था। लेकिन जैसे ही बॉल को फेंके तब मेरा हाथ का रोल खत्म हो गया, मतलब मेरा हाथ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि किसी बॉल को हम ऊपर फेंके और ऊपर फेंकने के बाद आप देखें कि क्या कि स्पीड उसका घटने लगा, तो कोई बोलेगा थोड़ा फोर्स लगाओ ना ताकि और ऊपर चला जाए, स्पीड उसका बढ़ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं। जब आप बॉल को फेंक दिए हवा में तो अब आपका कंट्रोल खत्म हो गया, अब जो है उस पर एक ही फोर्स लग रहा है और वो है mg, जो कि अर्थ सरफेस लगाती है। यानी बॉल को जब आप फेंक दिए इधर तो बॉल का जो है वो बॉल कुछ हाइट भी गेन कर रहा है और कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है, और इसी को आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ठीक है, बॉल को जब आप फेंक दिए तो बॉल पे हमेशा जो है एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है mg। फोर्स चाहे किसी भी जगह पे हो, मतलब बॉल चाहे किसी भी जगह पे हो, फोर्स तो हमेशा mg लग रहा है, फोर्स तो हमेशा mg लग रहा है। तो अगर कोई पूछे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg/m, यानी m से m कट गया, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और किधर, तो बोलेंगे डाउनवर्ड होगा। क्या समझ पाए इस चीज को, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो। जैसे एक बॉल है, ठीक ना, समझिए पहले तो एक व्हीकल जैसे यहाँ पे एक व्हीकल है और इस व्हीकल पे एक आदमी इस छत पे बैठा हुआ है और इस छत पर से एक बॉल को इधर प्रोजेक्ट कर दिया, तो जाहिर है बॉल जो है वो कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए जमीन पे आके गिरेगा, यानी कि अर्थ सरफेस ये है अगर, तो बॉल कुछ इस तरह का पाथ बना के आएगा और जमीन पे गिरेगा। लेकिन क्या है कि ये जो व्हीकल है वो आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ये व्हीकल ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
ये जो बॉल हम लोग फेंके हैं u वेलोसिटी से, बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है g, सेकेंड ऑप्शन है a, थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सोच के बताइए। तो देखो जी, इस केस में हो क्या रहा है, तो बोलेंगे एक व्हीकल जो है वो आगे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और उस पर से एक बॉल को जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो जाहिर है बॉल तो इस तरह का पाथ बनाते हुए आगे गिरेगा, लेकिन अगर बॉल का एक्सेलरेशन देखें तो कितना होगा, तो क्या बोले, क्या ये जो व्हीकल का एक्सेलरेशन है उसके इक्वल होगा। तो ऐसे सोचेंगे, कोई ट्रेन जा रही है, अब मान लो मतलब ट्रेन अगर कुछ वेलोसिटी से जा रही है या कुछ एक्सेलरेशन से जा रही है, और कोई ट्रेन पर से कूद गया, तो क्या होगा, ट्रेन में जो एक्सेलरेशन है वही आदमी को मिल जाएगा। तब तो ये हो गया कि ट्रेन आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो आदमी कूद गया उस पर से, आदमी का भी ए एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसी तरह से ट्रेन जैसे भाग रही है वैसे आदमी भी भागने लगेगा। ट्रेन आगे जाके रुकेगी तो आदमी भी रुक जाएगा, ट्रेन आगे जाकर के ज्यादा फास्ट होगी तो आदमी भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, यानी कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो आदमी को वो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। यानी इतना तो तय है कि जो इस व्हीकल का एक्सेलरेशन है वो इस बॉल का एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। अब दूसरा चीज ऐसे सोचो कि बॉल पर तो mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो mg फोर्स लग रहा है तो बॉल का एक्सेलरेशन g होगा, और अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन a है तो सोचो a इधर है और g नीचे है, g नीचे है a इधर है, तो क्या बोले, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा। तो ये भी सोचना गलत है। यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, ट्रेन अगर ए एक्सेलरेशन से जा रही है और उस पर से कोई आदमी कूद गया, तब आदमी का एक्सेलरेशन जो है वो ट्रेन के एक्सेलरेशन के इक्वल तो होगा नहीं, तो होगा क्या, तो बोलेंगे देखो चूंकि ट्रेन मोशन में था तो आदमी भी जो है वो मोशन में है, आदमी जैसे ही कूदेगा ट्रेन पर से तो जाहिर है वो भी कुछ दूरी तक मतलब दौड़ते हुए भागेगा, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेलोसिटी का आदान प्रदान हो सकता है, यानी स्पीड मिल सकता है उस आदमी को, लेकिन एक्सेलरेशन का आदान प्रदान नहीं होता है, एक्सेलरेशन एक्सचेंज नहीं होता है। यानी कि जैसे ही ये बॉल हवा में गया तब इस गाड़ी में कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, उससे कोई मतलब अब इस बॉल को नहीं रहा। बॉल जैसे ही हवा में गया तब बॉल पर इस गाड़ी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो किसका इफेक्ट होगा, तो बोलेंगे mg का इफेक्ट होगा। यानी बॉल पर अब सिंगल फोर्स लग रहा है और वो कितने के इक्वल है, तो mg के इक्वल है, तो बोलो बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे g के इक्वल होगा। बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो g के इक्वल होगा। हाँ एक चीज समझो, जैसे अगर ये गाड़ी रुकी हुई रहती और तब इस बॉल को फेंकते, और अगर गाड़ी ये मूव कर रही है तब इस बॉल को फेंकते, तो कुछ तो अंतर होगा ना, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल अंतर होगा। क्या अंतर होगा, तो बोलेंगे कि चूंकि गाड़ी मोशन में था, अब बॉल को आप मूविंग कार से फेंके हैं तो बॉल को कुछ ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज्यादा मिल जाएगी। उसके कारण क्या होगा, तो बॉल जो है वो अगर रेस्ट में गाड़ी रहता तो कुछ इधर गिरता, बॉल इधर ना गिर करके कुछ दूर जाके गिरेगा, यानी रेंज इसका बढ़ जाएगा, बॉल ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ये हो सकता है। बॉल जो है उसका स्पीड बढ़ सकता है, लेकिन बॉल के एक्सेलरेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉल का एक्सेलरेशन हमेशा g के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही बॉल हाथ से निकला, बॉल पर अब कोई इफेक्ट इस व्हीकल का नहीं होने वाला है, या जो आदमी फेंका है उसके हाथ का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। बॉल पे अब तो सिंगल फोर्स लग रहा है mg, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो g के इक्वल होगा। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक एलिवेटर है, या उसी को लिफ्ट बोलते हैं। लिफ्ट में एक आदमी जो है वो इस तरह से खड़ा है, और ये क्या किया कि अपने पॉकेट से कॉइन को निकाला और इसको ड्रॉप कर दिया। ये लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट नीचे जा रही है, और एक आदमी अपने पॉकेट से कॉइन निकाला और इसको ड्रॉप कर दिया। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन before striking the floor of lift। चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये है कि g होगा, दूसरा है a होगा, तीसरा है g प्लस a होगा, और चौथा है g माइनस a होगा। थोड़ा सोच के बताइए क्या होगा। तो बोलेंगे देखो ऐसे, लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ये कॉइन भी नीचे जा रहा है, कॉइन जो है वो नीचे जा रहा है, लिफ्ट भी नीचे जा रहा है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है,
तो क्या ये वाला एक्सेलरेशन कॉइन को मिलेगा? तो बोलेंगे देखो, अगर हम मान लो जहां पे हम खड़े हैं उसको लिफ्ट आप समझिए, और हम नीचे जा रहे हैं, अगर हम लिफ्ट के कांटेक्ट में हैं तब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वही मेरा एक्सेलरेशन होगा, समझ जाइए। लेकिन जैसे ही आदमी अपने हाथ से इस कॉइन को ड्रॉप किया तो इस कॉइन का कांटेक्ट अब उस आदमी के हाथ से हट गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही ये कॉइन उस आदमी के हाथ से छूटा तब इस कॉइन पे इस लिफ्ट का कोई प्रभाव नहीं है, इस लिफ्ट से अब कांटेक्ट हट गया। तो जाहिर है अब तो ये हवा में है कॉइन, तो हवा में है तो इस पर तो फोर्स लग रहा होगा, कितना? तो बोलेंगे mg फोर्स लग रहा होगा। देखो यही कॉइन अगर ये कांटेक्ट में रह के नीचे आता तब अलग बात हो जाता, लेकिन कॉइन चूंकि अब हवा में है, ये अपने पॉकेट से निकाल के इस तरह से ड्रॉप कर दिया, तो जैसे ही हाथ से निकला, हाथ से छूटा, तो इस ऑब्जेक्ट पे, इस कॉइन पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है mg। और जब mg फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा कॉइन का? तो बोलेंगे g के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये तो हम लोग बात की है एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसका सब कुछ यूज करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां, ठीक ना। यानी इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि जब भी बॉल हवा में होगा तो उसका एक्सेलरेशन g होगा, और g का वैल्यू भी हम लोग जान गए हैं कितना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूजेज ऑफ फॉर्मूला। तो उससे पहले आप ये समझिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि हर ओवर में अगर 5 रन लगे तो रन रेट 5 का होगा, यानी समझो हर ओवर में 5 रन, हर ओवर में 5 रन। तो समझो कोई अगर पूछेगा कि 5 ओवर में कितना रन लगा, तो 25 रन। हर ओवर में 5 रन लग रहा है तो 25 रन लग रहा है, 25 रन लगा 5 ओवर में। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि हर ओवर में, जैसे पहला ओवर में 2 रन लगा तो दूसरा ओवर में 4 रन लगा, तीसरा ओवर में 6 रन लगा, चौथा ओवर में 8 रन लगा, उसी तरह से पांचवा ओवर में 10 रन लगा। तो हर ओवर में 2 रन से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 रन बढ़ रहा है। तो कोई पूछेगा रन रेट कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे 2 रन से इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? तो समझो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, हर 1 सेकंड में फिक्स वैल्यू से चेंज हो रहा है, तो उसी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्वेश्चन कैसा आता है उस पे आते हैं। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ तो यूजेज ऑफ फॉर्मूला, यूजेज ऑफ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में फॉर्मूला अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो s = v × t। तो जाहिर है यहाँ से v क्या हो जाएगा, तो s/t। t क्या हो जाएगा, तो s/v। कोई पूछे s क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपसे पूछे v क्या है, तो ये है वेलोसिटी, और t क्या है, तो बोलेंगे t है टाइम। अब देखो जी, अगर कांस्टेंट स्पीड हुआ, कांस्टेंट स्पीड, तो उसके लिए भी वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप इस पे चाहें तो वेक्टर साइन दे सकते हैं, वेक्टर साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम मेंशन कर दिए हैं कि s डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड रहेगा तब जो है वो डिस्टेंस निकलेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे v × t, यानी स्पीड × टाइम। तो बोलो v क्या होगा, तो s/t। t क्या होगा, तो s/v। कोई पूछे s क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे ये डिस्टेंस है। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाता है कि सर आप डिस्टेंस को s क्यों लिखते हैं, d क्यों नहीं लिखते हैं। तो अब ये शुरू से चलते आ रहा है, उसी को फॉलो करना है, ठीक ना। s से डिनोट करेंगे, ठीक ना। अब वेक्टर साइन नहीं दिए है, मतलब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई आपसे पूछे v क्या है, तो v जो है वो स्पीड है, और t तो टाइम है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हुआ तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट स्पीड हुआ तब भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन हाँ वेक्टर फिर साइन नहीं देंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ तब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चलिए उस पर भी आते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हुआ तब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हुआ तो जैसे आप जानते हैं ना, a = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसको ऐसे कर दो, v - u = at। तो v = कितना हो जाएगा, u + at। देखो फर्स्ट फॉर्मूला तो यही आ गया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ तो v = u + at होगा, फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s = ut + ½ at²।
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। कब? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब। अब देखो एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी एक फॉर्मूला है। तो तीन फॉर्मूला जो है वो मेन है। अब अगर बात करें कि और कोई फॉर्मूला है तो बोलेंगे हाँ, कौन सा? तो बोलेंगे कि एस यानी डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये भी होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, तो आप इसको इस तरह से फॉर्मूला लिख करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक बात, यहाँ तक तो समझ गए। अब जो है एक फॉर्मूला है कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। कोई पूछेगा कि कोई पार्टिकल अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बताओ 10वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 9वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन एथ। तो ये फॉर्मूला क्या है? तो u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन, जहाँ पे n जो है वो सेकंड, कौन सा सेकंड में पूछ रहा है। अगर 10वां सेकंड में पूछ रहा है तो n के जगह 10 रखेंगे, अगर 5वां सेकंड में पूछ रहा है तो n के जगह 5 रखेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो एवरेज वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज स्पीड अगर कोई पूछे, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पूरा मिटा के। तो उम्मीद है कि ये सब फॉर्मूला यूज करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे और उससे आप सीखिएगा। तो देखिए जी, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, यानी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कह रहा है ए पार्टिकल follows a straight line path, a straight line path, it covers, मतलब it moves with velocity 10 meter per second, it moves with velocity 10 meter per second for 2 seconds, then it moves with velocity 20 meter per second for 5 seconds, find average velocity, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे निकालें, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन में यही कर रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो आगे की ओर जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने सेकंड के लिए? तो 2 सेकंड के लिए, यानी टाइम का वैल्यू 2 सेकंड दे दिया। मान लो ए से चलना शुरू किया, ये बी पॉइंट तक पहुंचा। अब बी पॉइंट के बाद जो आगे गया है वो मान लो सी पॉइंट तक गया है, तो इसका वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और आगे जो गया है वो कितने सेकंड के लिए गया है 20 मीटर पर सेकंड से? तो 5 सेकंड के लिए गया है, मतलब ये हो गया 5 सेकंड। इसको आप चाहे तो T1 बोल दें, इसको T2 बोल दें। तो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे अगर हम ए से बी का बात करें, ए टू बी का बात करें, तो S1 निकालेंगे, तो S1 मतलब S इज इक्वल टू VT लिखेंगे। क्यों? तो बोलेंगे देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना, तो 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो S इज इक्वल टू VT। तो बोलो तो S1 कितना हो जाएगा, तो V कितना है, तो 10, और T कितना है, तो 2, तो बोलो 20 मीटर हो गया क्या। अब अगर बात करें कि B टू C का बात करें, तो B टू C में भी कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो VT। तो यहाँ S2 लिख देते हैं, तो S2 कितना होगा, तो बोलेंगे V तो 20 है, और T कितना है, तो T 5 है, तो हो गया कितना, तो बोलेंगे 100 मीटर हो गया। तो बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। देखो टोटल डिस्टेंस बोले चाहे टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले, बात बराबर है। क्यों? तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ जब भी फॉलो करे और अगर वो वापस नहीं लौट रहा है तब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं,
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलेंगे S1 प्लस S2, और S1 है 20 और S2 है 100, तो ये हो गया 120। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी देखो ऊपर बना देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो बोलो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 120, तो 120 बाई टाइम कितना, तो 2 और 5 मिलके 7, तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहां तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर करता है स्पीड v1 से, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो स्पीड v2 से कवर करता है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा पार्टिकल का। तो ध्यान से समझिए, मान लो टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस d है, तो इसका हाफ जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, समझिएगा थोड़ा, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब d/2 डिस्टेंस जो है वो कवर करता है v1 स्पीड से, ठीक बात। और अगला हाफ जो डिस्टेंस है वो कवर करता है v2 स्पीड से, ठीक बात। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करें, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो पता है कि d के इक्वल है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे d के इक्वल है d/2 प्लस d/2 मिलके d है। अब चलो, अगर हम लोग बात करें कि टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम कैसे निकालें, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में बोलेंगे कि यहां से यहां मतलब a ये है, ये b है, ये c है, तो a से b तक का मान लो टाइम t1 है, b से c तक का टाइम t2 है, तो t1 प्लस t2, तो यही हो गया t का वैल्यू t1 प्लस t2 है। तो t1 कितना लिखे, तो जैसे याद कीजिए a इक्वल टू vt होता है, तो t इक्वल टू s बाई v हो जाएगा। तो t इक्वल टू t1 क्या लिखे, तो बोलेंगे s बाई v, तो s कितना है, तो d/2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस t2 कितना, तो d/2 डिवाइडेड बाई v2। तो सोचो तो इसको लिख सकते हैं ऐसे d/2 v1 प्लस d/2 v2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि आंसर कितना आएगा। तो देखो क्वेश्चन मिटा देते हैं और हम लोग ऊपर में ही सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम जो आया है उसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो d/2 को कॉमन ले लो, d/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको सॉल्व करिए, तो d/2 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v1 इंटू v2, तो यहाँ हो जाएगा v2 प्लस v1। तो बोलो तो यही ना टाइम आया, टोटल टाइम। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करें, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, तो वो तो d है, बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम d/2, यहाँ है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। देखो जी, d से d कट गया तो कितना आ गया, तो बोलेंगे एवरेज जो स्पीड आया है वो कितना आया है, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस पे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 से जा रहा है और अगला हाफ डिस्टेंस जो है वो v2 से जा रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, तो इसको आप नहीं पढ़ा सकते हैं, मतलब वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वैसे वीडियो आप देखेंगे तो समझ में तो पूरा आएगा, कोशिश तो किए हैं वेल एक्सप्लेन करने का, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने का, और थोड़ा फास्ट भी पढ़ाने का कोशिश किए हैं, क्योंकि कुछ शिकायत आ रहा था, मेरे दोस्त लोग ही बता रहे थे, क्योंकि मेरा वीडियो तो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, मतलब मेरा वीडियो जो है वो दोस्त लोग ही देखते हैं, परिवार के ही लोग देखते हैं अभी फिलहाल, और मतलब ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरा रीच पहुँचा नहीं है मेरे वीडियो का। तो उन लोग बोल रहे थे कि थोड़ा मतलब वीडियो का जो है उस थोड़ा फास्ट कर दिया करो, क्योंकि वीडियो जो है बहुत स्लो होता है। तो हम बोले कि फास्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, तो एक तो है कि एडिट कर दें, तो एडिट करने से भी ठीक है, और ये भी एडिट करने से थोड़ा क्वालिटी भी चेंज हो जाता है। और तो हम सोचे यही कि थोड़ा फास्ट पढ़ाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हो सकता है कि आप समझ पाएंगे और वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी इवनिंग हो गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और आप HC वर्मा बना सकते हैं 1 to 5, और उसको भी डिस्कस करेंगे। एम करीम का भी बुक है, उसमें भी आप 1 to 15 तक ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम और भी क्वेश्चन लेंगे अगले क्लास में। तो अभी फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, आज के लिए इतना ही।